एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया था ना। तो एवरेज वेलोसिटी वी एफ वेक्टर ये डिफाइन था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसको R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1 भी लिखोगे। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन था जिसको सिंपली v से डिनोट करोगे, ये डिफाइन था dr बाय dt। इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया था ना? यस सर। नहीं, वेलोसिटी में नहीं, इंस्टेंटेनियस ने डिफाइन किया ना। चलो देखो, ये था एवरेज वेलोसिटी। टॉपिक बनाओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं हुआ था ना। डिफिनीशन तो समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle at a given instant of time, at a given instant of time or at a given position। कोई एक टाइम पर का वेलोसिटी या कोई एक पोजीशन पर का वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस। तो डिफिनीशन तो पहले भी किया था हम लोग ना, मीनिंग तो समझ रहे ना। अच्छा, और इसको डिनोट करना वेक्टर v के नीचे INS लगा के या सिंपली v से भी डिनोट कर सकते हो इसको, सिर्फ v। इसमें v नीचे INS नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और ये डिफाइन है कैसे, चलिए देखिए। एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में क्या करना, लिमिट लगा देना डेल्टा t टेंड्स टू 0। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पहले तब इसको डिफाइन करते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा r बाय डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और कैलकुलस में इसी को क्या लिख दिया जाता है, dr बाय dt लिख दिया जाता है। यानी ये जो लार्ज चेंज है, ये लार्ज चेंज ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्मॉल चेंज में। अब स्वाभाविक है डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा t का वैल्यू बहुत कम, नहीं, डेल्टा t का वैल्यू बहुत कम, तो डेल्टा t को डेल्टा t नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए, dt। और जब टाइम में ही बहुत कम चेंज हुआ तो पोजीशन में भी बहुत कम चेंज ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, अपने आप पोजीशन भी ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो कहीं भी ये बात यहीं पर नहीं, फिजिक्स में बहुत जगह एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफाइन करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जहां जहां डिफाइन करना हो, एवरेजेस से डिफाइन होगा। एवरेज वैल्यू में ही नीचे वाले को टेंड्स टू 0 कर देना, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। और एक पोजीशन पर का वेलोसिटी हो जाएगा, वो एक टाइम पर का वेलोसिटी। अब कहोगे ऐसा क्यों हुआ कि ये एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया, जब आपने ऐसा किया तो ऐसा इसमें क्या हुआ, नहीं, क्यों एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बन गया। एवरेज वेलोसिटी निकालना था उसको, तो दो पोजीशन के बीच का जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर लिया, तो ए और बी के बीच का वेलोसिटी हुआ। एवरेज वेलोसिटी मतलब ए एंड बी के बीच का वेलोसिटी। लेकिन बोला जाए कि ए पर का क्या वेलोसिटी होगा, ए पर का,
तो कोई एक पॉइंट पर रहोगे तो ना डिस्प्लेसमेंट सफर होगा ना टाइम टेकन होगा, नहीं कोई एक पॉइंट पर ना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना टाइम, तो दोनों जीरो आ गया तो 0/0 हो जाएगा। तो 0/0 करोगे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो टाइम भी जीरो, तो 0/0 तो मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी एक पॉइंट पर वेलोसिटी डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो क्या किया ना न्यूटन, एक और पॉइंट लिया लेकिन काफी क्लोज लिया वो पॉइंट को। हमको ए पर का वेलोसिटी निकालना है तो वो क्या किया, वो पॉइंट और ले लिया बी और दोनों को काफी क्लोज रखा। ये दो पॉइंट के बीच का वेलोसिटी, दो पॉइंट के बीच में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था, कुछ टाइम टेकन हुआ ना। अब तो 0/0 नहीं आएगा वेलोसिटी, लेकिन वो तो एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस तो नहीं हुआ। वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। वो उस एवरेज को ए पर का मान सकते हो। दो पॉइंट के बीच का एवरेज वैल्यू को एक पॉइंट पर का वैल्यू माना जा सकता है यदि वो दोनों पॉइंट काफी क्लोज हो तो। मान के चलो कि जो वेलोसिटी यहां है वही यहां है, वही इस दोनों के बीच में भी है। अब यहां से यहां जाना है तो मेरा स्पीड वेलोसिटी 7 है, बोलोगे कितना चेंज आ जाएगा। दो पोजीशन काफी क्लोज होगा तो वहां से वहां जाने में कितना चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, नो चेंज मान के चलेंगे कांस्टेंट है। तो यही तो बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस बन जाता है कब, जब दोनों पॉइंट काफी क्लोज है। दोनों पॉइंट काफी क्लोज हो यानी T1 एंड T2 काफी क्लोज हो, और T1 और T2 का काफी क्लोज होना यानी T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या होना, 10⁻⁴ होना, यानी डेल्टा T टेंस टू 0। तो डेल्टा T टेंस टू 0 कहना चाह रहा है, इसके पास मुंह तो नहीं है जो बोलेगा, ये कहना चाह रहा है कि वो दोनों पॉइंट काफी क्लोज होगा, नहीं। तो पहली बार हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 11 में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। फ्यूचर में कहीं भी फिजिक्स में एवरेज इंस्टेंटेनियस किसी का भी वैल्यू आगे आता ही है। 12 में जाओगे तो वहां एवरेज करंट पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ेंगे, एवरेज प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर, तो सब जगह यही काम करना है, एवरेज में लिमिट लगा के इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। चलो थोड़ा इसको और आगे पहले बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने में और क्या क्या काम कर सकते हो, रुको पहले भरने को बोर्ड को तो उतारना, खाली समझो इधर। ये पोजीशन वेक्टर को तो हम लोग यूनिट वेक्टर में लिखना जानते हैं ना, क्या था वो, xi प्लस yj, ठीक है, ये तो सीखे हैं पोजीशन वेक्टर। ये भी तो ये चीज वहां डाल दें हम लोग उस r में, तो अब आपका ये जो वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी d/dt, और r की जगह डाल दिया xi प्लस yj। फिर इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल है, u प्लस v मॉडल हो तो u का अलग v का अलग, दैट इज ये dx/dt। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लेना डिफरेंशिएशन से। i कैप एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, i कैप एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, वो तो फिक्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, उसका डायरेक्शन ऑलवेज x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। जब फिक्स्ड हो गया तो कांस्टेंट है ना हुआ वो, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखना, प्लस फिर ये dy/dt j कैप। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल स्टाइल कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, कोई भी नया वेक्टर डिफाइन किया तो आपका टेंडेंसी होना चाहिए उसको यूनिट वेक्टर में ले जाने का, ij में एक्सप्रेस करने का। वही तो किया हम लोग एक न्यू वेलोसिटी, न्यू वेक्टर डिफाइन किया, वेक्टर भी इस तरह से। तो अब गए क्या करने, इसको यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करने गए तो ऐसा निकल के आया। इस इक्वेशंस में ऐसे तो i के पीछे जो होता है वेक्टर v का है, वेक्टर v है ये, इसके i के पीछे वाले को डिनोट किससे किया जाए, vx से। अरे r वेक्टर होता था तो उसमें i के पीछे वाले को किससे डिनोट करते थे, rx। i के पीछे वाले को डिनोट कैसे करेंगे, अब f वेक्टर है तो f वेक्टर के i में i के पीछे वाले को क्या लिखोगे, fx।
भी वेक्टर होगा तो उसके आगे पीछे वाले को Vx। और नाम क्या देते हैं इसका? एक्स कंपोनेंट। क्या? एक्स कंपोनेंट। ये जनरल बात है वेक्टर का। आई का कोएफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर बोलेंगे। और ये है कौन? dx by dt है वो, dx by dt। पोजीशन वेक्टर को जानते थे पहले से, xi प्लस yj, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उसमें, तो वेक्टर भी ऐसा निकल के आया यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। अच्छा, इस वेक्टर के आधार पर i के पीछे वाले का नाम x कंपोनेंट देते हैं। लेकिन यूजुअली इसको आप बोलना वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। क्या? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस रीड करना। लेकिन इस Vx को, जिसको आपने dx by dt लिखा, इसको x कंपोनेंट बोला, लेकिन इसको आप यूजुअली बोल सकते हो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये तो वन डायमेंशनल मोशन, ये तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो गया ना, नहीं? यानी कोई पार्टिकल यदि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी में खाली यही यूज करना। यदि कोई पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग मूव करे तो उसके वेलोसिटी को डिनोट कैसे करना? vy से डिनोट करना, और ये dy by dt के बराबर। तो वेक्टर के आधार पर इसको क्या बोलना चाहिए था? y कंपोनेंट। क्या? y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग यूजुअली क्या बोलने समझेंगे? वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। इसको बोलना वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस है कि y एक्सिस है, तो उस तरह से यूज, यदि x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा और वेलोसिटी से यूज करना हो तो ये फार्मूला लेना, y एक्सिस के अलोंग मोशन हो तो ये फार्मूला लेना, और यदि ना x के अलोंग मोशन हो ना y के अलोंग ऐसे मोशन हो, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको? टू डायमेंशनल। क्योंकि जब मोशन इधर होगा तो एक्सो तरफ वो डिस्प्लेस हुआ, y तरफ भी डिस्प्लेस हुआ, तो उस केस में वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में आंसर देना, इस रूप में आंसर देना। तब वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में इतना को हम लोग vx लिखा, इतना को vy, तो ये वेक्टर हो जाएगा vxi प्लस vyj। ये इस रूप में आंसर करना यदि प्लेन में मोशन होगा। तो हम लोग का दोनों चीज हो जाएगा। मोशन इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो तो ये दोनों में से कोई यूज करना। कौन स्ट्रेट लाइन है? एक्स वाई, उस तरह से अपना यूज करोगे। अब मोशन इन प्लेन होगा तो फिर वेलोसिटी को ऐसे एक्सप्रेस करना। अब ये मैं क्वेश्चंस बताते हैं, देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। देखो, ए पार्टिकल इज इन मोशन, a particle is in motion along x axis the particle is in motion along x axis whose x coordinate is given by whose x coordinate is given by whose x coordinate is given by x equal to 2t square plus 3, whose x coordinate is given by x equal to 2t square plus 3। अब फाइंड करने दे आपको। फाइंड फर्स्ट में लिखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल from
t equal to 2 second to t equal to 4 second। सेकेंड में पूछ रहे हैं velocity of particle at t equal to 3 second। देखो ऐसा है, कोई पार्टिकल यदि x एक्सिस के लॉन्ग चलेगा, कोई पार्टिकल है जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया। तो जब x एक्सिस के लॉन्ग चलेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट टाइम टू टाइम क्या होगा, चेंज करेगा, बढ़े जो भी हो चेंज करेगा ना, नहीं करेगा। तो किस टाइम पर क्या x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, वो बोल रहा है क्वेश्चन आपका। इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो आप किस समय कहां है पार्टिकल आपका, वो यहां से फाइंड कर सकते हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि उस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी बताओ इस टाइम से इस टाइम के बीच का। जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो दो वेलोसिटी देंगे, दो टाइम देंगे ना आपको। एवरेज वेलोसिटी दो टाइम के बीच के लिए ना डिफाइन होता है। नहीं भी ये वर्ड लिखता, खाली बोलता फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इतना सेकंड टू इतना सेकंड, तो कौन वेलोसिटी समझना होता आपको, एवरेज। ये देखो यहां पर बोले वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 3 सेकंड, यानी ये कौन वेलोसिटी पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं, एक टाइम पर का पूछ रहे हैं। तो चलो पहला का आंसर कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, मोशन x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो x एक्सिस वाले मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिनोट करने बोला गया था, डेल्टा x बाय डेल्टा t से। डेल्टा x का क्या मतलब था, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ये मीनिंग था डेल्टा x का। यानी t2 टाइम पर का x पता करो और t1 टाइम पर का x पता करो और यहां डालो ना। आप देखो चूंकि x गिवन है आपका कैसे 2t स्क्वायर प्लस 3, तो एक काम करो x2 हम समझ रहे हैं किस टाइम पर वाला x कोऑर्डिनेट, 4 सेकंड पर वाला, 4 सेकंड पर वाला x कोऑर्डिनेट को x2 समझे। इसमें 4 डाल लीजिए, इसमें 4 डाल के x निकाल लेंगे, 16 दूनी 32 3 36 आएगा। x1 समझेंगे किस टाइम पर वाला x कोऑर्डिनेट को, 2 सेकंड पर वाला x कोऑर्डिनेट को x1 समझा जाए। इनिशियल पोजीशन 2 4 8 11 हुआ ना, 11 हो जाएगा ना, ठीक है। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 36 माइनस 11 बाय 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर। अच्छा, और ये सेकेंड केस बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने, 3 सेकेंड पर का वेलोसिटी, तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखिए सेकेंड को सेकेंड आंसर में x डायरेक्शन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिनोट करने बोला गया था, vx। अब ये तुरंत मैं किए थे x डायरेक्शन वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को vx, और ये डिफाइन था कैसे, dx by dt, यानी x को डिफरेंशिएशन करना होगा। d by dt x की जगह है 2t स्क्वायर प्लस 3, अब u प्लस v पर डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3। अच्छा, एक रूल्स बोला था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लेना है, तो 2 को बाहर कर लोगे डिफरेंशिएशन से, सिंपली t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना 0, और t स्क्वायर का कितना 3 सेकंड, 2t, t स्क्वायर का कितना, डिफरेंशिएशन कितना t स्क्वायर का 2t, पावर पीछे आ जाता है, पावर में एक घट जाता है, ये ना डिफरेंशिएशन का रूल। तो ये आया 4t, लेकिन हमको ये क्वांटिटी तो फाइंड करना है 3 सेकंड पर, तो अब t का वैल्यू 3 डाल लेना।
पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, ऐसा नहीं कि पहले ही t की जगह 3 डाल दे और तब डिफरेंशिएशन करने जाए, तब तो 0 आ जाएगा। पहले ही आप t की जगह 3 सेकंड डाल देते हो, ये तो कांस्टेंट ना आएगा, Yes, sir. उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। Yes. पहले डिफरेंशिएशन कर लेना है, फिर t का वैल्यू 3 सेकंड डालना। तो अब अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी vx एट t बराबर 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 into 3 दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। चलो 36 होगा इसमें। कहाँ? ये तो 38 हो गया, 4 डालते ना, 16 2 32 3, अच्छा 35 होगा। हाँ, इसको सॉल्व कर देना। ये समझ में आया क्या हुआ सो? Yes, sir. चलो चलो ये प्रैक्टिस आप करवाएं। अगला क्वेश्चन लिखिए, a particle is moving in xy plane. A particle is moving in xy plane. Particle is moving in xy plane, ऐसे डैश देख लिखना है, in xy plane whose x and y coordinate is given by xy plane लिखे, whose x and y coordinate is given by x equal to 3t square, y equal to 4t. फर्स्ट में लिखो, फाइंड x and y component of velocity, x and y component of velocity of particle as a function of time, as a function of time. सेकेंड में लिखिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड में लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। देखो क्या सब बोल रहे हैं, कोई पार्टिकल के बारे में बोल रहा है कि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कोई एक्सिस के अलावा मूव नहीं कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में मूव करने बोला तो एक्सिस के अलावा नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी। देखो इसको देखो, आप इस मोशन को देखो, मान लो पार्टिकल इस लाइन के अलावा मूव कर रहा है, सपोज को इस लाइन के अलावा, तो मूव तो एक्स वाई प्लेन में ही कर रहा है, नहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये जो थोड़ा लैंग्वेज सीखो फिजिक्स का, कैसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनना, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल को समझ में नहीं आना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज को एक्स वाई प्लेन में मोशन बोलता है यदि, तो जरूरी नहीं कि वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा, वो भी 1 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अच्छा, लेकिन अभी जो मोशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर रहा है, नहीं क्लियरली ये मोशन 1 डायमेंशनल नहीं है, कैसा है 2 डायमेंशनल मोशन है ये।
तो इसमें पहला पूछा है पार्टिकल का एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हो? dx से। ये किसके बराबर है? dx by dt, यानी x वाले को डिफरेंशिएशन करोगे, x वाला है 3t², इसका डिफरेंशिएशन में 3 तो बाहर आ जाएगा, सिंपली t² का करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना। Yes. अब रूल्स बताने की जरूरत है ना डिफरेंस 60 हुआ, ठीक है। फिर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो dy by dt होता है वो, तो y वाले को डिफरेंशिएशन दैट इज 4t को, तो 4 तो बाहर, और t का डिफरेंशिएशन कितना? 1 हो रहा है। फर्स्ट का आंसर कर लिया। एक बात क्या बोले, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के टर्म्स में फाइंड कीजिए x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो टाइम के फंक्शन में है, y कंपोनेंट टाइम के फंक्शन में नहीं, लेकिन बोलेंगे टाइम के फंक्शन में। किसी में टाइम नहीं है तब भी रीड कर सकते हो उसको टाइम का फंक्शन। क्या समझे? रीड कर सकते हो। Vx तो दिख रहा है डायरेक्ट टाइम के फंक्शन में। टाइम के फंक्शन में मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन y कंपोनेंट टाइम के फंक्शन में ये 6, y कंपोनेंट टाइम के फंक्शन में नहीं है कितना है? t का पावर 0 है, नहीं? टाइम पर डिपेंड करना, कोई किसी का फंक्शन है मतलब उसके टर्म्स में, उसके टर्म्स में फाइंड करो, यानी वो एग्जिस्ट करना चाहिए इक्वेशन में, वो चीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी vx और t के बीच रिलेशन, vx और t के बीच रिलेशंस पता कीजिए। ये 6 कैसे हुआ? यहाँ तो 4 को बाहर किया तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो t तो नहीं आया इसमें, खाली 4 है ना हुआ। तो कहेंगे कि सर ये तो t के फंक्शन में नहीं आया, लेकिन बोलने के लिए बोला जा सकता है कि ये भी t के फंक्शन में आया। कोई चीज यदि किसी का फंक्शन में नहीं है तब भी उसका फंक्शन बोल सकते हो आप उसको। फंक्शन मतलब समझ गए ना, उस पर डिपेंड करना, t पर डिपेंड करना। तो vy t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन बोल सकते हैं कि t पर किया है, लेकिन t का पावर कितना है? 0। अब सेकेंड वाला देखो ना, सेकेंड वाला सर यहाँ पर 60 का पावर कितना होना चाहिए? क्या 60 का dx इक्वल टू 60 पावर कितना होना चाहिए? यहाँ पर t का पावर 0 है, तो वहाँ 60 का पावर t का पावर 1 है यहाँ, तो डिफरेंशिएशन से 60 आया और हम उसमें क्या छेड़छाड़ करें? नहीं, vx t पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन vy t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी बोलने के लिए लोग बोल सकता है कि vy भी t पर डिपेंड किया। कहोगे t का पावर कितना है तो बताओ, तो 0 है। t पर डिपेंड कर यानी t का कोई पावर एग्जिस्ट करना, 0 पावर एग्जिस्ट किया t का। ये देखो सेकेंड क्या बोले हैं? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं ना पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी बोला तो वेक्टर भी समझना। क्या समझना है? अब वेक्टर भी बराबर होता है किसका? vx में i लगाना पड़ेगा और vy में, यानी यूनिट वेक्टर में आंसर करना होगा। vx आया है 60, अब vy आया है कितना? तो यही इसी को बोलेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी एज ए। ये सब लैंग्वेज सीखिए, टफ मत समझो इस सब बात को। कोई भी नया बात हल्का भी होता है, पहली बार सुनना पड़ता है ना, वो टफ नहीं मानने लगो उसको। न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो कंसेप्ट नहीं रटाएगा, फॉर्मूला नहीं रटाएगा आपका। न्यूमेरिकल बनाने के बहाने बहुत नया बात सब बोलते हैं। अब
अब ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब जो नया बात सब पूछ रहे हो, सीख रहे हो, यदि ये क्वेश्चन नहीं बनाते तो ये सब नया बात तो नहीं सुन पाते आप। यदि अगला टॉपिक में बढ़ गए रहते हैं तो यही सब फायदा होता है न्यूमेरिकल्स बनाने से। अच्छा, थर्ड में पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं t बराबर 2 सेकेंड पर। तो सबसे पहले क्या करना, इस वेलोसिटी में t का वैल्यू 2 डाल देना। इधर t का वैल्यू 2 डालो तो 6 गुने 2 प्लस 4 गुने j, इसमें तो t है ही नहीं जो डालेंगे t का वैल्यू 2, दैट इज ये आया 12i प्लस 4j। लेकिन हमको तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना, तो वेक्टर में यदि कोई वेक्टर समथिंग i प्लस समथिंग j में हो तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये सब छूट गया है जिसका कि यदि कोई वेक्टर इस रूप में हो, ये सब कांसेप्ट हम बता मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। हाँ, फोर नहीं 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये वेक्टर का बात है, यदि कोई वेक्टर समथिंग i प्लस समथिंग j है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट, यानी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड आता है। देखो, ए पार्टिकल इज इन मोशन whose position vector is given by vector r equal to 3t square plus 4tj, 3t square I cap plus 4tj cap। कुछ चेंजिंग है इस न्यूमेरिकल में, कुछ फॉर्म में चेंजिंग कर रहे हैं हम। अब बोलेगा आपसे फाइंड करने। देखो एक बात बताओ, मोशन में रहेगा पार्टिकल तो पोजीशन वेक्टर भी तो चेंज करते रहेगा ना। उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा, और जब x और y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग हुआ ड्यूरिंग मोशन तो उसका पोजीशन वेक्टर में भी चेंजिंग होगा। देखो ऐसा है कि पोजीशन वेक्टर आप जानते हो इसको कैसे, एक्स आई प्लस वाई जे से जानते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन दे रहा है ऐसे, तो कंपेयर करके ना, कंपेयर करके इसको एक्स और वाई पता कर सकते हो। देखो इस दोनों को कंपेयर करो तो x की जगह कौन है 3t स्क्वायर और y की जगह 4t है, तो क्लियरली x बराबर 3t स्क्वायर एंड y बराबर 4t। अब आपसे फिर वही सब बात पूछ दे हम आपसे, वो जो पिछला क्वेश्चन में पूछा, फाइंड x एंड y कंपोनेंट, फाइंड x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर पूछे आपसे
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर आपसे बात करें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, वही सब बात पूछ रहे हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, तो देखो बस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने का स्टाइल खाली अलग है, क्वेश्चन वही है। हम पिछला में बोला था कि पार्टिकल इज इन मोशन whose x and y coordinate varies as ऐसे, हाँ। और अभी पूछ रहे हैं तो whose position vector is varies as ऐसे, ठीक है। तो घबराना नहीं, बस इस यदि डायरेक्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिया तब तो ठीक है, नहीं ऐसे पोजीशन वेक्टर में सजा के दे तो आप जो जानते हो पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस उससे कंपेयर करके एक्स और वाई निकाल लेना। उसके बाद तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, Vx निकालना है तो x को डिफरेंशिएशन करेंगे, Vy निकालना तो y को डिफरेंशिएट, तो वो सब बात अब उसी तरह से चलेगा। नहीं छोड़ देना आप इसको, अब तो वही चीज हो जाएगा वो। चलिए देखिए, चलो अब एक टॉपिक पे फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड एंड वेलोसिटी को देखा। अब लिखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन new physical quantity during motion, acceleration, दो बार लिखाएगा ना तभी अच्छा बन जाएगा, वो तब नहीं चमकेगा। सही स्पेलिंग इसका ये है, एक्सीलरेशन बोलने के लिए एक्सेलरेशन बोल देते हो, एक्सीलरेशन। तो देखो पहली बात कि ये क्वांटिटी डिफाइन होगा बॉडी के साथ ड्यूरिंग मोशन एसोसिएटेड होगा जब बॉडी का वेलोसिटी वेरिएबल हो, चेंज कर रहा हो, तब ये क्वांटिटी डिफाइन होगा। तो लिखो दिस फिजिकल क्वांटिटी, दिस फिजिकल क्वांटिटी will associate with body in motion if velocity of body will variable, if velocity of body will variable, चेंज करता हो वेलोसिटी तब डिफाइन होगा। तो वेलोसिटी को चेंज करना होगा तब ये क्वांटिटी का नाम लेंगे, वेरिएबल होना चाहिए। और जब कोई चीज चेंज करता है ना तो वहां पर एक चीज डिफाइन करते हो हम लोग, क्या, रेट ऑफ चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है ना। तो देन इट इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है इसको शॉर्टली ऐसे लिखेंगे, ये डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज दो टाइप का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस।
मतलब यहां से यहां के बीच में किस रेट से चेंज किया, या यहां पर किस रेट से चेंज हुआ, नहीं, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ यानी कहने का मतलब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। फर्स्ट में लिखो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन को डिनोट करना कैसे, मीनिंग समझ रहे हैं ना एवरेज का, दो टाइम के बीच का एक्सेलरेशन या दो पोजीशन के बीच का, वो मीनिंग तो हर जगह चलेगा एवरेज का। और एक्सेलरेशन को डिनोट करना ए सिंबल से, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और चूंकि एवरेज है तो नीचे ए भी लगा दोगे, और ये डिफाइन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। टाइम टेकन या टाइम इंटरवल भी उसको रीड किया जाता है। टाइम टेकन को कोई एक नाम ये भी ले सकते हो, टाइम इंटरवल, या एक नाम कभी कभी ये भी दिया जाता है टाइम इलैप्स्ड, टाइम इलैप्स्ड, सबका एक ही मीनिंग हुआ। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज डिफाइन होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t2 माइनस t1। और जब लार्ज चेंज हुआ होगा, एवरेज वैल्यू तो दो पोजीशन के बीच का वो लार्ज चेंज होता है उसमें, तो उस चेंज को डिनोट फिर इस v2 माइनस v1 को क्या कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा t। क्लियरली यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब बेसिक बात पहले वेलोसिटी। अब सुनो, यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट मतलब v1 एंड v2 दोनों सेम हो जाना, तो फिर ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। वो तो पहले ही बोला कि वेलोसिटी को वेरिएबल होना चाहिए तब एक्सेलरेशन होगा। अब मैथमेटिकली भी देखो आप, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है पार्टिकल तो v1 एंड v2 इक्वल हो जाएगा ना, कांस्टेंट का मतलब इनिशियल फाइनल सब सेम, तो फिर ये टर्म क्या आएगा, जीरो। चेंज करोगे तो क्लियरली इफ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियरली if particle moves with constant velocity, then its acceleration will be zero. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेक्टर v1 बराबर वेक्टर v2। अच्छा, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बात सुनिए, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, पार्टिकल जिधर मूव कर रहा होगा उधर, यानी पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये ना हुआ, पार्टिकल जिधर मूव कर रहा है उधर, यानी पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं, पार्टिकल के वेलोसिटी का जो चेंज का डायरेक्शन v के डायरेक्शन में नहीं। अब va के डायरेक्शन में बोलोगे तो बोलो v2 के डायरेक्शन में कि v1 के डायरेक्शन में, कंफ्यूज हुए ना। वेलोसिटी के डायरेक्शन में बोले आप,
तो बताओ तो V1 के डायरेक्शन में होना चाहिए V1 के V2 के डायरेक्शन, ना V1 के डायरेक्शन में ना V2 के डायरेक्शन में। इसका चेंज किया यानी डिफरेंस किया, सब्सट्रैक्शन किया, वो एक नया वेलोसिटी होगा। दो वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करेंगे वो एक न्यू वेलोसिटी उसके डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ना कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्या बोलेंगे? डेल्टा V के डायरेक्शन में। दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट किया तो भी तो एक वेक्टर आएगा, वो भी तो वेलोसिटी वेक्टर में होगा, जो भी होगा सो उसके डायरेक्शन में। और जो भी वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? डेल्टा V से कर रहे हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB will be in the direction of change in velocity, in the direction of change in velocity। बता देखो एग्जाम्पल इसका क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो सुनो, यदि कोई पार्टिकल इस लाइन पर जा रहा था, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था पहले, अब फिर वो पार्टिकल अपना वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज किया। सपोज करो वो इधर चलने लगा, इस लाइन पर चलने लगा, तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया उसका। तो वेक्टर v2 माइनस v1 का डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 का डायरेक्शन कौन होगा? वेक्टर v2 माइनस v1 मतलब ये समझो ना, ये समझो ना, वेक्टर v2 प्लस माइनस v1। क्या वेक्टर v2 माइनस v1 मतलब वेक्टर v2 प्लस माइनस v2 में v1 को घटाना, सेम टू सेम क्या v2 में माइनस v1 को ऐड करना। नहीं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर को एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कन्वर्ट। एक काम करो, अगर ट्रायंगल में इतना न्यूमेरिकल्स बनाए हो दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने वाला, पहले तो माइनस v1 फॉर्म करो। तो इधर है v1 तो इधर हो जाएगा माइनस v1 ना? नहीं, तो अगला स्ट्रक्चर ये हमारा होगा, v2 को छोड़ दीजिए ऐसे, अब v1 को माइनस में इधर उलट लो, ऐसे कर लो। ये कौन हो गया? माइनस v1। नहीं, अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना ना, ये हुआ ना कौन? v2 माइनस v1, ये वेक्टर ना हुआ। तो इधरे होगा एवरेज एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी तरह। क्या सर, हाँ इस वाले फिगर में मैं ये काम कर सकते हैं। इस वाले फिगर में इधर v1 है तो इसको उलटेंगे तो इधर माइनस v1, लेकिन ट्रायंगल बनाने के लिए हेड टू टेल सजाना होगा ना दोनों वेक्टर का। इस वेक्टर को, अरे ये वेक्टर ऐसे है, इसको लिखो ऐसे देखो, ये वेक्टर v1 ऐसे है, अब v2 ऐसे है। हमको v1 और v2 को जोड़ना होता है, इसको यहां पर उठा के हेड टू टेल सजाते, हेड टू टेल सजाते हम लोग। ये v2 है तो यहाँ पर v2 को उठा के यहाँ रख दिए, तो ट्रायंगल से इतना प्लस इतना बराबर ये हो जाता, ये होता v1 प्लस v2। हमको बनाना है v2 माइनस v1 ना, तो v2 मेरा ऊपर है और माइनस v1 इधर है, तो ट्रायंगल लॉ में तो हेड टू टेल सजाना होगा ना पहले दोनों को। तो माइनस v1 इधर था, v2 ऊपर था, तो दोनों को एक जगह रखा, इस तरह से रखा कि एक के हेड पर दूसरा का टेल है। तो ट्रायंगल तो यही बोलता है कि जिस दो वेक्टर को ऐड करना हो उसमें किसी एक के हेड पर दूसरा का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। तो बताओ ना, तो ट्रायंगल से इतना प्लस इतना रिजल्टेंट ये ना हुआ। आप इधर जा रहे थे, ओरिजिन तो मान लीजिए यहाँ, आप यहां से चले,
यहां जाके आपने अपना डायरेक्शन को चेंज किया। लेकिन ट्रायंगल बनाना है तो एक जगह लाना होगा ना सबको खिसका खिसका के। Yes, sir. एक वेक्टर यहाँ है कि यहाँ है तो फिर कैसे चेंज, एक सबको उठा के एक जगह रखना पड़ता है, और रखोगे भी कैसे, हेड टू हेड। तो जिधर v2 माइनस v1 आया ना, उधरे एवरेज एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, न कि वेलोसिटी की तरफ। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, सिर्फ एक्सेलरेशन बोलो। और इसको तो डिनोट करना है, इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, इसको डिनोट करना ए के नीचे INS लगा के, या नहीं भी लगाओगे INS, सिर्फ ए से भी डिनोट कर सकते हो इसको। और फिर देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आता है कहां से, एवरेज वैल्यू से आता है। कब, जब उसका निचला वाले को टेंड्स टू 0 लिमिट कर लें। तो ये जो होगा ना, ये एवरेज एक्सेलरेशन में ही क्या करना, लिमिट लगा देना डेल्टा t टेंड्स टू 0। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हो तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया था डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसको फिर शॉर्टली क्या लिख देंगे, dv बाय dt। Yes, sir. डेल्टा फॉर्म d फॉर्म में चला जाएगा यदि नीचे वाले को टेंड्स टू 0 करोगे तो। अच्छा, एक प्रूफ यहां से भी देखो, यदि बॉडी का पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो बोले ना एक्सेलरेशन 0 होगा। तो देखो यदि v कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। क्लियरली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इफ v बराबर कांस्टेंट, v यदि कांस्टेंट है तो फिर इसका dv बाय dt जो आएगा, dv बाय dt ये 0, यानी एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन होने के लिए कुछ वेलोसिटी को वैरी करना होगा। अच्छा, इसको भी हम लोग यूनिट वेक्टर में ले चले, इसमें ij में ले चलना होगा इसको। उसके लिए एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो सुनो, हो गया, तो लिखिए ना। आप बताओ, हम लोग पीछे वेक्टर v को लिखा था कितना, vxi प्लस vy j ना। वेलोसिटी को यूनिट वेक्टर में जनरल ऐसे लिखते हैं ना, जहां vx बराबर और vy बराबर जानते हो। vx था कितना के बराबर, dx by dt, एंड vy था कितना के बराबर, dy by dt। अभी अभी एक्सेलरेशन वेक्टर आया है, एक्सेलरेशन आया है dv by dt के बराबर आया है, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना, यानी d by dt। अब वेलोसिटी की जगह v की जगह ये लिख दो, vxi प्लस vyj लिख दो वेलोसिटी की जगह। अब फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो dvx by dt i कैप प्लस d vy by dt j कैप। ये अब फिर एक बात बताइए, किसी भी वेक्टर में r के पीछे वाले को उस वेक्टर का x कंपोनेंट बोलते हो ना। यानी ये जो dvx by dt है, ये जो dvx by dt देख रहे हो वहां पर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए,
ax। अरे v वेक्टर में i के पीछे वाले को vx लिखा, तो a वेक्टर वाले में i के पीछे वाले को क्या लिखेंगे, ax लिखिए। अब वेक्टोरियली इसका नाम क्या दोगे, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन तो पहले तो इसको वेक्टोरियली इसका नाम ले लें, इसको बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। लेकिन यूजुअली इसको क्या बोलना, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस बोलना, x एक्सिस की तरफ वाला एक्सेलरेशन। यूज करने के लिए इसको रीड किया जाता है एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, यानी x डायरेक्शन वाला मोशन का एक्सेलरेशन। सिमिलरली j का कोएफिशिएंट को डिनोट करो, ये dvy/dt है, इसको रिप्रेजेंट करना किससे, ay से, और रीड क्या करोगे इसको, एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेलरेशन। ये नाम ज्यादा लेंगे हम लोग, ये नाम ज्यादा चलता है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो बताइए i के पीछे वाले को आपने dx लिखा, तो वेक्टर a को अब और थोड़ा एक अदर फॉर्म दे दिया गया, क्या, dvx/dt की जगह ax ना, और dvy/dt की जगह ay। देखिए इस पूरे डिस्कशन में आपने पीछे वेलोसिटी देखा, अभी एक्सेलरेशन देख रहे हो, अब फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, ये सब वो जो टेक्निक बताते हैं। देखो क्या हो रहा था ना अभी तक, एक्चुअली एक तरफ ना आप लिखो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यही तीन गो तो बात अभी तक हम करते आए, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यदि मोशन प्लेन में हो रहा हो, मोशन प्लेन यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर रहा हो मोशन में, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन लिखते हैं। इधर लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर लिखो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो हुआ क्या, आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किसका करोगे, तो सुनिए, यदि प्लेन में मोशन हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर के रूप में पोजीशन बतला, कैसे, वेक्टर के रूप में, और इसको xi प्लस y इस रूप में आंसर करना। वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर भी जो बराबर था किसका, वेक्टर dr/dt का, और ये आया था कितना, ये आया था dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप देखना इसको, इसी को vxi प्लस vy j लिखा था। एक्सेलरेशन में क्या हुआ, एक्सेलरेशन वेक्टर a बराबर था dv/dt। देखिए क्या हुआ, पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन, और इसको यूनिट वेक्टर में ये आया था dvx/dt i कैप प्लस dvy/dt j कैप। अब फिर इसको ना, इसको ax लिख दिया था, इसको ay लिख दिया था।
यानी AXI प्लस AY। जी अब यहां देखिए, जब मोशन x एक्सिस के लंब हो तो पोजीशन को x से डिनोट करना, r से नहीं, किसे खाली x से। वेलोसिटी को vx से डिनोट करना, जो किसके बराबर है, vx। एक्सेलरेशन को ax से डिनोट करना, जो किसके बराबर है, dvx/dt। मोशन y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पोजीशन को किससे, y से। वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाएगा, vy से, जो dy/dt। एंड एक्सेलरेशन को ay से डिनोट करना, जो किसके बराबर है, dvy/dt। अब याद रहना चाहिए क्या डिफरेंसेस है। प्लेन में मोशन होगा तो कैसे आंसर करना है, कौन फॉर्मूला यूज करना है, इसको बता दीजिए। और आज